नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश चक्रवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ हेमंत सोरेन की। हेमंत सोरेन की बात मात्र इसलिए नहीं की जा रही है कि उनके खिलाफ ईडी पूछताछ कर रही है। भूमि घोटाले से जुड़े मुद्दे को लेकर ईडी की कार्रवाई कितनी जायज़ है, कितनी नाजायज़ है, ये तो कहने की बात हो सकती है। आरोप प्रत्यारोप लगाए जा सकते हैं ईडी के एक्शन पर, लेकिन हेमंत सोरेन की जो बात आज मैं करने जा रहा हूँ वो मात्र इसलिए कि हेमंत सोरेन ने रांची में ईडी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है। SC/ST एक्ट जैसे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही न्यायालय को न्यायालय ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST को लेकर एक्ट को लेकर जो व्यवस्था दी थी उसको बदलने की व्यूह रचना की थी और उसको बदल भी दिया था। इसका काफ़ी स्तर पर विरोध हुआ, लेकिन वोट बैंक के कारण सरकार और राजनीतिक दल उन 78% आबादी के साथ खड़े नहीं हो पाए जिसकी की ज़रूरत देश के एक आम नागरिक को थी। आखिर माननीय न्यायालय ने उस समय गलत क्या कहा था? SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामले को जांच के बाद ही लिखे जाने की बात माननीय न्यायालय ने कही थी, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि एक्ट के तहत मुकदमे तो दर्ज होते जा रहे हैं, लेकिन उसका कन्विक्शन रेट बहुत कम है। यानी कि मामला जब अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है तो उसका रेट काफ़ी कम है, क्योंकि लोग परेशान करने के लिए और सरकारी मुआवजा पाने के लिए ही मात्र मामले दर्ज करा देते हैं। बाद में मुकदमा अंजाम तक पहुँचे इसकी परवाह नहीं करते। इसी को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा था कि सक्षम अधिकारी यानी कि CO स्तर का अधिकारी मामले की जांच करे और जांच के बाद ही उस मामले को दर्ज किया जाए। लेकिन माननीय न्यायालय ने जांच का भी एक समय का बंधन लगाया था, जो केवल 8 दिन का था। 8 दिन के अंदर जांच कर ये तय करना था कि मामला दर्ज करना है कि नहीं। लेकिन वोट बैंक के कारण राजनीतिक दल इस विभेदकारी कानून के खिलाफ खड़े नहीं हो पाए। आज ये देखने में आ रहा है कि जिस एक्ट को प्रधानमंत्री मोदी ने बचाया, उसे और धार दी, उसी एक्ट के तहत अब उनकी ही सरकारी फंसती हुई दिखाई दे रही। इस एक्ट के तहत सबसे पहले गिरफ्तारी होगी और गिरफ्तारी के बाद ही ये देखा जाएगा कि आखिर दोषी है कि नहीं। एक तरह से जो दोषी है उसे ही अपनी निर्दोषता साबित करनी होगी। निश्चित तौर पर जब कोई व्यक्ति जेल चला गया तो एक तरह से वो किस तरह से अपनी पैरवी कर पाएगा, ये सोचने वाली बात होगी।
इसीलिए माननीय न्यायालय ने यह आदेश दिया था। आज इस एक्ट की चर्चा करने की आवश्यकता मत इसीलिए पड़ी कि क्या प्रधानमंत्री की एजेंसी भी अब इसी विभेदकारी कानून का सामना करे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि झारखंड के सीएम जनजात समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और ईडी ने उनके खिलाफ 9 सम्मन दिए थे और 10वां ये सम्मन था जिनमें उन्हें पेश होना था। दिल्ली स्थित आवास पर ईडी की एक टीम गई थी। यहाँ से वो बताया जाता आरोप है कि यहाँ से वो गायब हो गए। बाद में रांची स्थित कार्यालय में मुख्यमंत्री सोरेन ने 31 जनवरी को ईडी के सामने पेश होने का समय दिया था और अभी भी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो इस समय भी ईडी मुख्यमंत्री निवास में ही उनसे पूछताछ कर रही। इस बीच ये खबर निकल कर आई कि ईडी के खिलाफ रांची में मुख्यमंत्री ने SC/ST के तहत मामला दर्ज करा है, जो कि गलत है। अगर इसी प्रकार सरकारी एजेंसियों के खिलाफ या अन्य लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे तो निश्चित तौर पर इससे न सिर्फ जांच एजेंसियों का मनोबल टूटेगा बल्कि प्रशासनिक कार्य भी बाधित होंगे। देखना यह है कि अब इसमें क्या उस एक्ट का पालन होता है कि नहीं होता है। वैसे अधिकांशतः ये देखा गया है कि जो सक्षम लोग होते हैं वो बच निकलते हैं और जो कमज़ोर एवं मध्यम वर्ग के लोग हैं उन पर ही SC/ST एक्ट का ज़्यादा प्रयोग होता है और वो ही सबसे ज़्यादा जेल में डाले जाते हैं। अब ये देखना ज़रूरी होगा कि सरकार इसमें क्या एक्शन लेगी। क्या SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामले को रफा दफा किया जाएगा या हेमंत सोरेन ने एक पेशगी की तरह यानी कि मामले को अपने खिलाफ हुए मामले को कमज़ोर करने के लिए SC/ST के तहत मामला दर्ज कराया है। देखना होगा, लेकिन इतने विरोध के बावजूद मैं ये कहता हूँ कि SC/ST के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाना गलत है, क्योंकि इस तरह से ना तो कोई प्रशासनिक कार्य हो पाएगा और न ही कोई भी जांच एजेंसी, यहाँ तक कि पुलिस बल भी खुद को भय के कारण निष्पक्ष कार्रवाई की ओर नहीं बढ़ पाएगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। देखना अब ये बाकी है कि सक्षम लोगों पर यानी कि ईडी सबसे ज़्यादा ताकतवर एजेंसी है, उनके खिलाफ जो एक्ट है जिसके तहत कमज़ोर वर्गों के खिलाफ कार्रवाई तो तुरंत होती है, क्या प्रधानमंत्री अपने ही एजेंसी के खिलाफ मामला दर्ज करने पर क्या बयान देंगे। जय हिंद, जय भारत। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल किसी अन्य मुद्दे पर आपके साथ बात करेंगे।